हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ डॉक्टर आरती मलिक। आज का जो टॉपिक है वो बहुत छोटा सा टॉपिक है बट काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज़ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जो है वो आप लोगों ने ज़्यादातर इनमें से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जो कि रिलेटेड होता है मेनली इसकी स्ट्रक्चर से। दो तीन कंपाउंड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी हम स्ट्रक्चर देखेंगे, बाकी थोड़ा सा बेसिक देखेंगे कि ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, थोड़ी सी इनकी प्रॉपर्टीज जहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत ही इजीली, मतलब अगर आप हाफ एन आवर में आई थिंक ये कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इसको इतना देख लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आएगा वो सिक्योर हो जाएगा। तो बेसिक जो है मतलब नॉलेज लेनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। तो केमिस्ट्री के ऐसे हम छोटे छोटे टॉपिक्स जो है आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं, टू द पॉइंट्स, बिना किसी बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड डिस्कस किए। क्योंकि क्या है ना कि जब हम किसी भी एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं, आप उसके पीछे की चीज़ें बता सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, वो अच्छा है बच्चों के लिए, बट वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ज़्यादातर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट की, नीट की या जिसकी भी, तो बेसिक हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि वो उनको चीज़ें थोड़ा थोड़ा पता होंगी। तो टू द पॉइंट क्यों ना कुछ टॉपिक को डिस्कस कर लिया जाए। बाकी एक सीरीज अलग है जिसमें हम सारा कुछ डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर आपको वो वीडियो जाके देखनी है तो वो भी देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। देखिए, इंटर हैलोजन, इंटर वर्ड का क्या मतलब होता है? इंटर और इंट्रा मैंने समझाया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी। इंटर इंट्रा वर्ड कहीं भी आ जाए, कहीं भी, नॉट इवन इन केमिस्ट्री, किसी भी साइंस में या नॉर्मल भाषा में भी अगर यूज होता है, इंटर वर्ड का मतलब होता है दो चीजों के बीच में, और इंट्रा होता है एक ही चीज के बीच में। जैसे मैं ये बात करूं, ये अगर दोनों हैंड के बीच कोई चीज मैं रख के ऐसे पकड़ू, कुछ भी, ये पेन है, तो ये अभी दोनों हैंड्स के बीच में है, दो अलग अलग चीजों के, तो इसको इंटर बोलेंगे। और अगर मैं एक ही में ऐसे करूं तो इसको बोलेंगे इंट्रा। ठीक है, दो मॉलिक्यूल के बीच की बात हो तो इंटर, तो अलग अलग एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कोई चीज हो, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी या कुछ भी है, तो इंट्रा। ओके, तो यहाँ पे इंटर हैलोजन मतलब हैलोजन के बीच में। आपको हैलोजन्स पता है, हैलोजन फैमिली जो है आपको पता है, पी ब्लॉक के मेंबर्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटीन। तो ज़्यादातर डिस्कशन इन्हीं के बारे में होता है, क्योंकि लास्ट वन इज रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव जो होते हैं उनके बारे में हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रॉन वाली ये केमिस्ट्री है जिसमें इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे हैं, रिएक्शंस हो रही है, यहाँ पे हम सिर्फ उन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो रेडियो एक्टिव नहीं है। तो इसीलिए सिर्फ इनके बारे में ज़्यादा बात होती है। तो मतलब इनकी आपस में रिएक्शन, फ्लोरीन की क्लोरीन से, ब्रोमीन की आयोडीन से, आपस में ये रिएक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, आपस में मतलब एक एलिमेंट अलग होगा, दूसरा अलग होगा। ऐसे तो Cl2 बनता है, F2 बनता है, तो वो उसमें क्या होता है, दोनों एलिमेंट सेम होते हैं। ठीक है, क्लोरीन गैस है, उसमें दोनों Cl एटम सेम है, तो दोनों एलिमेंट या दोनों एटम जो है आपके डिफरेंट होने चाहिए। पहली चीज ये हुई इंटर हैलोजन के लिए। ओके, अब हम सबसे पहले ये कंपाउंड्स है जो आपके इंपॉर्टेंट है, जिनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि इनसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं, और वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम देखते हैं इनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। इंटर हैलोजन आपने देख लिया, डेफिनेशन क्या होती है मैंने बता दी, कुछ खास नहीं है। इंटर हैलोजन मतलब हैलोजन जब आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे कोई भी कंपाउंड, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, एक्स वाई करके आप कर सकते हैं, एक्स वाई नीचे एन। ठीक है, एन इज इक्वल टू कोई भी इंटीजर हो सकता है, या फिर कई जगह आपको ऐसे मिलेगा एक्स एक्स प्राइम, मतलब एक एलिमेंट अलग दूसरा अलग, सेम नहीं हो सकते दोनों, एक्स एक्स नहीं हो सकते, या तो एक्स वाई लिखा होगा या एक्स एक्स प्राइम लिखा होगा। ये आपका फर्स्ट वाला सेंट्रल एटम होगा जो इधर है साइड में, वो सेंट्रल एटम के अराउंड अटैच होगा। अब ये वाले कंपाउंड्स हैं कुछ जो कि ए एक्स टाइप के, ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं एक्स वाई टाइप के। ये AX3 मतलब साइड वाले 3 एटम होंगे, AX5, AX7 टाइप के। 7 में सिर्फ आयोडीन का मिलेगा, IF7, बाकी के नहीं मिलते।
और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या क्या है, पहले मैंने बताया एक्स वाई एन ऐसे लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू कोई भी इंटीजर है 1 3 5, एन हमेशा ओड होगा क्योंकि हेलोजन की वैलेंसी ओड होती है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं, ज्यादातर हेलोजन की वैलेंसी आपने -1 देखी होगी क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, तो 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो 8 पूरे हो जाएंगे, तो आपने ज्यादातर -1 में पढ़ा होगा इसको। बट जब बात इंटर हेलोजन में आती है तो -1 ना होके कोई एक प्लस में होगा, कोई एक माइनस में होगा। ठीक है, जो सेंट्रल एटम होगा वो क्या होगा, प्लस में जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होगा, साइड वाला माइनस में होगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि बॉन्ड किस टाइप का होता है, आयनिक होता है, कोवेलेंट होता है। तो पहला पॉइंट हमने देखा कि ये हमेशा ओड होगा नंबर। ठीक है, जैसे कि आपका ClF है, यहाँ पे N क्या है 1 है, ClF 3 है, BrF 5 है, तो ये नंबर हमेशा साइड वाले एटम जितने अटैच होंगे वो ओड नंबर में अटैच होंगे हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट इज कोवेलेंट बॉन्ड, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट होता है विद सम आयनिक कैरेक्टर। देखिए मैंने एक चीज हमेशा आपको बताई है कि कोई भी चीज, कोई भी बॉन्ड जो होता है, कुछ केसेस को छोड़ दीजिए, ज्यादातर बॉन्ड्स जो है प्योर कोवेलेंट या प्योर आयनिक नहीं होते, उनके अंदर कुछ % आयनिक कैरेक्टर होता है, कुछ % कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। इसीलिए फजान रूल आता है ये बताने के लिए कि आप कैसे देखोगे कि आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आया है। तो यूजुअली क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत हाई होती है हेलोजेंस की, तो बॉन्ड आयनिक बनना चाहिए, बट बॉन्ड होता है यहाँ पे कोवेलेंट। हाँ, उसके अंदर कुछ आयनिक कैरेक्टर जरूर आएगा, वो डिपेंड करेगा कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज मोर रिएक्टिव देन हेलोजेंस। हेलोजेंस के कंपैरिजन में ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट, कि बॉन्ड कोवेलेंट नेचर का होता है विद सम आयनिक कैरेक्टर और मोर रिएक्टिव देन हेलोजन। हेलोजन के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जल्दी से वाटर वगैरह के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, हेलोजन आयन निकल जाएगा या जो भी प्रोडक्ट बनेगा, बट हेलोजन के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसका यूज किया जा सकता है कहीं पे भी जहां हेलोजन आयन की, हैलाइड आयंस की जरूरत होती है। हेलोजन के आपके जैसे F2Cl2Br2 है, तो रिएक्टिव क्यों है ज्यादा, समझने की कोशिश ये करनी है पॉइंट्स में कि व्हाई दे आर सो रिएक्टिव, रीजन क्या है। देखिए अगर मैं हेलोजन की बात करूं तो Cl2 में Cl के बीच में बॉन्ड है, यही मैं अगर बात करूं ClF की तो Cl और F के बीच में बॉन्ड है, ओके, या BrF के बीच में बॉन्ड है। तो जब दोनों सेम के बीच में बॉन्ड बनेगा तो वो एक तरीके से क्या है कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा कंपेरेटिव टू दिस। ये बॉन्ड वीक होगा क्योंकि दो अलग अलग एटम के बीच में बना है, ये सेम एटम के बीच में बना है, इसको तोड़ना मुश्किल होता है और इसको तोड़ना बहुत आसान होता है। तो इसीलिए ज्यादा इजीली, जो बॉन्ड जितनी जल्दी टूट जाएगा उतनी जल्दी यहाँ से F अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, तो ये उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये बहुत अच्छे सब्स्टिट्यूट यूज हो सकते हैं जहां पे आपको हेलोजन यूज करनी है। नेक्स्ट वन, रिएक्शन सिमिलर टू हेलोजेंस, हेलोजेंस के जैसी ही रिएक्शंस देते हैं। नेवर मोर देन 2 डिफरेंट हेलोजेंस, 2 से ज्यादा डिफरेंट हेलोजन नहीं हो सकते। हमेशा जो इंटर हेलोजन बनेगा, फॉर्मूला हमने जो देखा था XY देखा था, XYZ टाइप का नहीं मिलेगा, मतलब 2 ही अलग अलग हेलोजन मिल सकते हैं, 2 से ज्यादा हेलोजन मिलके इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ओके, फटाफट देखते हैं नेक्स्ट वन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये आपको चीज पता होनी चाहिए, ये वाला जो टेस्ट होता है केमिस्ट्री में, नेम रिएक्शंस, कोई पर्टिकुलर टेस्ट, किसी पर्टिकुलर रिएजेंट का नाम, ये आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं पे भी एग्जाम में पूछने के चांसेस होते हैं। एक चीज है दैट इज आयोडीन वैल्यू। ओके, आयोडीन वैल्यू एक चीज होती है, एक टेस्ट होता है आयोडीन वैल्यू चेक करने का, किसके लिए, फैट्स के लिए। फैट्स जो है, देखिए आपने ये चीज पढ़ी होगी, जो हम खाना खाते हैं जो भी चीज, उसके अंदर मेन क्या क्या चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, वाइटामिन्स, ठीक है, मिनरल्स, ये सब चीजें होती है, बट मेन जो होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होता है, ये ज्यादातर जो पार्ट में होते हैं। तो फैट आपको पता है किस किस में होता है, घी वगैरह, घी, मक्खन, लस्सी, इन सब चीजों में फैट होता है। फैट आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैट और दूसरे अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं,
सैचुरेशन और अनसैचुरेशन, अगर आप केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सोचो कि क्या हो सकता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसको ऐसे समझो, ठीक है। फैट अगर मैं हटा दूं यहाँ से और मैं लिखूं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो क्या समझ आया, सैचुरेटेड जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, और अनसैचुरेटेड जिसके अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स, मतलब सिग्मा और पाई का खेल है। जिसके अंदर ओनली सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं आपके कौन से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें पाई भी आ जाए, डबल और ट्रिपल दोनों में पाई होता है, ठीक है। पहले कार्बन के बीच में पहले बनता है सिंगल बॉन्ड जो होता है सिग्मा, दूसरा बॉन्ड बनता है पाई और तीसरा भी बनता है पाई, ठीक है। तो ट्रिपल के अंदर एक सिग्मा और दो पाई होते हैं, डबल के अंदर एक सिग्मा और एक पाई बनता है। तो दो कार्बन एटम के बीच में सिर्फ एक ही सिग्मा बन सकता है, ये याद रखना। बाकी क्या उसके अलावा जो भी बॉन्ड बनेंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। तो अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं हम अनसैचुरेशन, ठीक है। और अगर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो सैचुरेशन, सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब, सैचुरेटेड क्या होता है, जब कंप्लीट हो चीजें, अब आप इसमें कुछ भी ऐड और नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अगर कार्बन की चारों वैलेंसी पे कुछ ना कुछ लगा हुआ है XYZ, तो आप इसमें कुछ भी नया ऐड नहीं कर सकते, आपको पहले कोई एक एटम निकालना होगा, ABCD। अगर आपको कुछ नया लगाना है तो कुछ पुराना निकालना होगा, उसको एडिशन नहीं, उसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये एडिशन रिएक्शन नहीं दे सकते, ठीक है। जैसे कि एक गिलास पानी का पूरा भरा हुआ है तो आप उसके अंदर कुछ भी ऐड अभी नहीं कर सकते। अगर आपको और कुछ भी तो खैर नहीं कर सकते क्योंकि शुगर कर सकते हो, बट अगर आपको उसमें कोई लिक्विड ऐड करना हो तो आप नहीं कर सकते। अगर वो थोड़ा सा कम भरा हुआ है, थोड़ा सा स्पेस है उसके अंदर, तभी आप दूसरा लिक्विड ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो वो भरा हुआ ग्लास क्या है, सैचुरेटेड, और थोड़ा कम भरा हुआ अनसैचुरेटेड। तो सेम वही, अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड पे आप कुछ ऐड कर सकते हो, कार्बन की डबल बॉन्ड को तोड़ दो, यहाँ एक और नया कुछ ऐड हो जाएगा, सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अनसैचुरेटेड है क्योंकि इसमें कुछ ऐड किया जा सकता है। तो फैट्स भी वैसे होते हैं, इसी चीज के बेसिस पे फैट्स को क्लासिफाई किया गया है एज अनसैचुरेटेड फैट्स एंड सैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड में आपके डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। और यूजुअली इनके बारे में कहा जाता है कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज करते हैं। दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड और गुड कोलेस्ट्रॉल, ये आप बायो में जाके पढ़िए जो भी होता है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि डेयरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें जो फैट मिलता है वो सैचुरेटेड फैट है, और सैचुरेटेड फैट जो है बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है। बट जो आपके वेजिटेबल्स फैट होते हैं, जैसे वेजिटेबल ऑयल वगैरह होते हैं, सोयाबीन का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, ये आपके अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं और ये गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जो सैचुरेटेड फैट है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होंगे, जैसे घी होता है, घी रूम टेम्परेचर पे क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड होता है, उससे ऊपर जाएगा मेल्ट हो जाएगा, कम जाएगा तो और ज्यादा मतलब जम जाएगा। और जो आपके ऑयल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। जैसे कोई भी ऑयल आप उठा लो, सरसों का तेल ही उठा लो घर में, तो वो कैसा रहता है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड ही रहता है, तो वो क्या है, अनसैचुरेटेड फैट है। तो कभी कभी क्या होता है कि अनसैचुरेटेड फैट के अंदर सैचुरेटेड फैट को मिक्स कर दिया जाता है। आपको पता है कि प्योर चीज आपको आज के टाइम में तो स्पेशली कहीं नहीं मिलेगी, हर जगह कुछ ना कुछ चीजें ऐड की जाती है। कोई चीज बहुत महंगी है तो उसमें कोई सस्ती चीज मिला के प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। तो ये जो है आपकी प्रॉफिट के लिए चीजें मिक्स की जाती है। आपको आप तक जो चीज पहुंच रही है वो पता नहीं कितने स्टेप से गुजर रही है और कितनी ज्यादा उसके अंदर मिलावट हो रही है। तो इन्हीं चीजों में भी केमिस्ट्री बहुत काम आती है, टेस्ट करने के लिए क्या वो चीज प्योर है। तो क्या होता है कि ये चेक करने के लिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपका है कि नहीं, अनसैचुरेटेड फैट है या नहीं है, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है, कितना उसके अंदर अनसैचुरेशन है, ये डिपेंड करेगा जितने उसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे। तो इसी को चेक करने के लिए किया जाता है आयोडीन टेस्ट, ठीक है। आयोडीन वैल्यू भी जिसको हम बोलते हैं, जो कैलकुलेट करके निकल के आएगी। आयोडीन टेस्ट में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे यूज होता है इंटर हेलोजेंस का, दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट हियर।
इंटर हेलोजन का इंपॉर्टेंट यूज है ये, इसमें यूज होता है ICL। देखिए अगर कोई भी अनसैचुरेटेड फैट होगा, अगर उसके अंदर आप ICL डालोगे तो ICL क्या है, मैंने कहा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब I अलग CL अलग फटाक से हो सकता है, तो ये अटैच हो जाएगा किसी भी डबल बॉन्ड पे जाके इस तरीके से। ठीक है, तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारा कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो इसी तरीके से ICL का यूज विच इज इंटर हेलोजन कंपाउंड होता है, किसमें ये यूज होता है, टू टेस्ट द क्या सैचुरेटेड अनसैचुरेशन टेस्ट करने के लिए फैट्स में। ठीक है, इसको हम यहाँ पे आयोडीन भी यूज हो सकती है, I2 भी यूज हो सकता है और ICL भी यूज होता है, इसलिए मैं आयोडीन वैल्यू बोल रही हूँ। दोनों यूज हो सकते हैं और दोनों का ही यूज होता है, बट मैंने अभी बताया कि हेलोजेंस के रेस्पेक्ट में इंटर हेलोजेंस आर मोर रिएक्टिव, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, तो इसीलिए इसको यूज करना प्रेफर करते हैं। ओके, तो ये हमने इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देख लिया। अब हम फटाफट देखते हैं ये जो हमारे 4 कंपाउंड इंपॉर्टेंट है जिससे आज तक क्वेश्चन आए हैं, इनकी एक एक की स्ट्रक्चर। सबसे पहले देख लेते हैं CLF की। ठीक है, CLF 4-5 इंपॉर्टेंट है ये, इन्हीं से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे रिपीट करके जैसे भी पूछ लिया जाए, और पूछा स्ट्रक्चर से ही जाता है। आज तक जितने क्वेश्चन इनसे किए गए हैं स्ट्रक्चर से ही इनके क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आया है। ओके, तो देखिए CLF में मैंने बताया था, इसको आप ऐसे देखोगे X Y N, N यहाँ पे है 1, X आपका होता है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जो होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कम होगी, साइड वाले की ज्यादा होगी, तो Cl यहाँ पे सेंट्रल एटम है और F यहाँ पे साइड एटम है। तो आपने सेंट्रल एटम को उठा लेना है और उसके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन लिख दो सीधे। 7 होते हैं आउटर मोस्ट में, क्लोरीन के सारे हेलोजन के 7 होते हैं आउटर मोस्ट में। स्ट्रक्चर देखने का सबसे पहला तरीका यही है कि जो आपका सेंट्रल एटम है उसको पकड़ो और उसके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दो। उसके बाद कितने बॉन्ड बनाए हैं, एक फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन सिंगल ही बॉन्ड बना सकता है, डबल ट्रिपल तो बनाएगा नहीं, क्योंकि इसको 8 पूरे करने हैं। अब लोन पेयर कितने बचे, 1 2 3। ठीक है, लोन पेयर बचे यहाँ पे कितने, 3। अब इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, लीनियर होगी, क्योंकि आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉन्ड पेयर एक ही है। लोन पेयर कितने भी आ जाए चाहे, ये याद रखिएगा, बॉन्ड पेयर यहाँ पे एक ही है, लोन पेयर चाहे जितने आ जाए, हाइब्रिडाइजेशन जो आए। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जो भी आए, लोन पेयर जो है आप यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री बता सकते हो, बट स्ट्रक्चर लीनियर ही होगी, क्योंकि लोन पेयर जो है स्ट्रक्चर के टाइम नहीं देखे जाते, तो इसकी स्ट्रक्चर होगी लीनियर। अगला आपका क्या था, फटाफट देखते हैं उसका, ClF3। ClF3, Cl इज द सेंट्रल एटम, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन कितने, फ्लोरीन है 3, 1 2 3, 2 लोन पेयर बचे। हाइब्रिडाइजेशन कितना आया, S P P P और D। हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको चलना है और ऑर्बिटल्स डालते जाइए, पहले S आएगा, फिर 3 P आएंगे, फिर 2 D आएंगे। तो मैंने यहाँ से शुरू किया, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पे करना है। 2 तरीके होते हैं हाइब्रिडाइजेशन देखने के, पहला कि आप इस तरीके से देख सकते हैं, दूसरा आप स्टीरिक नंबर से देख सकते हैं। स्टीरिक नंबर होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पे, 3, और लोन पेयर कितने हैं, 2, तो टोटल हुआ 5। 5 में क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, एक S हो, 3 P हो और एक D हो। या तो ये तरीका देख लो या फिर सीधा सीधा यहीं पे डालते जाओ, S P P P और D। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन आया है, और ये आपको पता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री आपको पता ही होगी। ये इसको हम ऐसे बना सकते हैं, Cl एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऐसे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये एक्सियल में, थोड़ा शेप जो है डिफरेंट बन गई है। ये 3 इक्वेटोरियल सॉरी, और 2 होते हैं आपके एक्सियल। ठीक है, अब इसके साथ जो है इसके पास कितने लोन पेयर्स हैं,
देखिए लोन पेयर है 2 और बेंट रूल कहता है कि लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई कौन सी पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन। तो मैं यहां लगा दूं 2 लोन पेयर्स। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, 3 फ्लोरीन, तो कहाँ जाएंगे, एक फ्लोरीन जाएगा यहाँ पे, एक फ्लोरीन जाएगा यहाँ पे और एक फ्लोरीन जाएगा यहाँ पे। ये हुई ओवरलैपिंग। और इस ओवरलैपिंग को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं sp3d-p ओवरलैपिंग। इसका sp3d ऑर्बिटल है और इसका p ऑर्बिटल है। ठीक है, टीबीबी का केस थोड़ा अलग होता है, इसमें 2 सेट्स बनते हैं। ये मैंने पूरा एक वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपको समझना है कि क्यों होता है, बेंट्स रूल आपको पता है, लोन पेयर हमेशा इक्विटोरियल पे जाएगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा जाएगा किस पे, एक्सियल पे। अब या तो ये बात आप याद कर लो या समझ लो, समझाई मैंने ये पूरे अच्छे से है कि क्यों होता है ऐसा। बेंट्स रूल का एक पूरा वीडियो है इसी चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ शॉर्ट में ही बता रही हूँ। तो ये आपका ऐसा दिखेगा। अब अगर मैं इसमें से लोन पेयर डिलीट कर दूं तो ये आपको कैसा दिख रहा है। ज्योमेट्री तो टीबीपी हम लोगों ने देख ली। ये हमें दिख रहा है, मेरे को जो दिखाई दे रहा है वो टी शेप दिख रहा है ऐसे, ये और ये टी शेप दिख रहा है, ऐसे लेटा हुआ टी है। ठीक है, तो टी शेप ये होता है और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी शेप कैसी होती है, ज्योमेट्री कैसी होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ये हमने डिस्कस कर लिया। फटाफट नेक्स्ट देखते हैं BrF5। BrF5 सेंट्रल एटम ब्रोमीन, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन कितने, 7 ही है। 5 ने बॉन्ड बनाया, 5 ने बॉन्ड बनाया तो एक लोन पेयर बचा होगा। आप फटाफट करते हैं इसका। स्टीरिक नंबर कितना हुआ, 5 और 1, 6 स्टीरिक नंबर, sp3p तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आया और इसमें आपको पता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। तो ऑक्टाहेड्रल कैसी होती है, ये होती है आपकी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसके अंदर Br सेंट्रल में, F यहां चारों कॉर्नर्स पे और एक F आपका लग जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे जाएगा एक लोन पेयर। तो इसको स्क्वायर पिरामिडल शेप कहेंगे। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि यहाँ एक स्क्वायर हो गया। स्क्वायर पिरामिडल नाम क्यों दिया गया, स्क्वायर ऐसा हुआ और उसके ऊपर एक पिरामिड जैसा। ठीक है, नीचे वाला तो लोन पेयर है, वो तो दिखेगा नहीं स्ट्रक्चर में। तो ये स्क्वायर प्लेनर, प्लेनर क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्क्वायर जो होता है सारे एटम्स, ये 5 के 5 एटम्स स्क्वायर वाले एक प्लेन में है, इसीलिए इसको स्क्वायर पिरामिडल, पिरामिड जाएगा ऊपर जैसा। ये जो ऊपर वाला फ्लोरीन है ये पिरामिड जैसा दिखेगा। तो स्क्वायर पिरामिडल ये वाली शेप होती है आपकी। इसका भी देख लिया हमने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। BrF5 हुआ, IF7 सिंपल है ये भी। IF7 आयोडीन के आउटर मोस्ट में भी कितने होंगे, 7 होंगे। तो इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचेगा, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। तो sp3 अगर आप निकालोगे, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा और पेंटागोनल बाई पिरामिडल इसकी शेप होगी। ये यहाँ पे आई 5 कॉर्नर वाला पेंटागन। ठीक है, 5 तो आपके फ्लोरीन यहाँ चले गए और एक जाएगा अबव द प्लेन और एक जाएगा बिलो द प्लेन। ठीक है, 5 एक प्लेन में और एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, इस तरीके से ये ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर समझते टाइम और हाइब्रिडाइजेशन के टाइम आपने यूज करनी है अपनी इमेजिनेशन पावर। 3D में इमेजिन करना स्ट्रक्चर को, बोर्ड पे नहीं, 3D में इसको इमेजिन करिए और 3D में ही याद रखिए, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इंटर हेलोजन का हमने ओवरव्यू ले लिया। आप फटाफट इसके क्वेश्चन देख लेते हैं जो PYQs हैं, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड ऑफ द टाइप XX प्राइम, XX प्राइम 3। मैंने बताया था ना, या तो आपको XY की फॉर्म में देंगे या फिर XX प्राइम की। ये सेंट्रल एटम, ये साइड एटम। ठीक है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। X क्या है आपका, हेलोजन है कोई भी, और हेलोजन के आउटर मोस्ट में 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे चाहे जो भी हो। तो 7 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, सीधा निकालने का तरीका
7 में से 3 इसने बना लिए बॉन्ड, ये 3 माइनस कर दो, बचे कितने 4। 4 का मतलब 2 लोन पेयर बच गए इसके पास, ठीक है। तो 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, टोटल कितना हुआ 5, ठीक है। और 5 के केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, sp3d, बहुत सिंपल है। तो ऑप्शन देख लो कौन सा है, सी वाला ऑप्शन हुआ। ये हुआ शॉर्ट मेथड, लॉन्ग भी मैंने बता दिया आपको, शॉर्ट मेथड भी बता दिया। एग्जाम में लॉन्ग मेथड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, एग्जाम में शॉर्ट मेथड लगाओ, ठीक है। क्योंकि जब आप लॉन्ग से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर आप शॉर्ट मेथड जब अप्लाई करोगे तो डरोगे नहीं और गलती नहीं करोगे, क्योंकि शॉर्ट मेथड में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है जब तक आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी ना हो। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ऑफ द टाइप एक्स एक्स प्राइम 5 वाले में पूछा है, इसी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो 5 वाले में क्या आएगा, वैसे ही निकालना है। देखिए एक्स प्राइम 5 है, 7 होंगे इसके आउटर मोस्ट में, 7 में से 5 बॉन्ड गए, यानी कि 2 बचे इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, एक लोन पेयर। तो 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, कितना हुआ 6। और 6 अगर स्टेरिक नंबर आया है तो क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, एक S आएगा, फिर 3 P आएंगे, ठीक है। 3 और 1 4 हो गए, तो 2 D आएंगे, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। वेरी सिंपल। In the structure of ClF3 the number of lone pairs of electron on the central atom, ये तो और भी इजी है, ClF3 है आपका, ठीक है। Cl के आउटर मोस्ट में 7 में से 3 घटा दो, लोन पेयर आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स आए, 4 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, लोन पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा, तो 4 में से कितने जोड़े बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं। तो आंसर हुआ ये। बहुत सिंपल और बहुत इजी क्वेश्चंस है। Match the interhalogen compounds of the column first with the geometry of column second and assign the correct code। बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि अब मैंने इसके बेसिक्स आपको बता दिए और एग्जाम्पल भी बता दिए, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जो है इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हमारे ये टॉपिक खत्म होता है। छोटा सा टॉपिक था और मैंने उसी इम्पोर्टेंट जो इसके मतलब पॉइंट्स हैं या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जहाँ से क्वेश्चन आएगा वही चीज़ें डिस्कस की है, बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि स्टूडेंट्स का टाइम कितना इम्पोर्टेंट होता है, उनको एक ही दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो अगर एक छोटे से टॉपिक को इतना लंबा खींच देंगे और इतना ज़्यादा टाइम दे देंगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट ही होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।